Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 or 2371-7106 or 2371-7117. And yes, if you're calling from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा आनेजा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines. Domestic stocks plunge more than 2% amid meltdown in global markets. Sensex closes near 55,800. Nifty settles near 16,600. Rupee appreciates 17 paise against the US dollar and crude oil prices fall more than 3% amid the spread of Omicron coronavirus variant. वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार 2% से अधिक लुढ़के। सेंसेक्स 55,800 के नजदीक और निफ्टी 16,600 के आसपास हुआ बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की मजबूती और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण फैलने के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की गिरावट। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले शेयर बाजार से कर रहे हैं। वैश्विक शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 2% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 55,800 के नजदीक आकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,600 के स्तर के आसपास आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2.09% के नुकसान से 1,190 अंक लुढ़ककर 55,822 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 401 अंक फिसलकर 2.18% की गिरावट से 16,614 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स से खराब रहा और दोनों सूचकांकों में 3% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप इंडेक्स 3.42% और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.31% के नुकसान में रहे। And now we're joined by Mafizul Haq from Howrah. जी, सवाल पूछे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर, हमने एक तो जो हमारा जो म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे ना, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूजन में है अभी। थोड़ा एक तो मतलब कि रुपया मिला, हम तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा बोले, क्योंकि हम अभी तक तो देख रहे हैं कि शेयर मार्केट का पोजीशन बहुत अच्छा है। देखिए, एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो सरप्लस है, इन्वेस्टेबल सरप्लस है, उसको आप पूरी तरीके से किसी एक उसमें इंस्ट्रूमेंट में तो मत लेके जाइए। हालांकि अभी जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है और बहुत ज्यादा रिवार्डिंग तो नहीं है। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट विदाउट एनी गेन
इन्फ्लेशन को अगर हम उसमें अकाउंट करेंगे तो। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको अपने जो पैसा है उसको सिक्योर भी रखना है। मार्केट में देखिए, आप म्यूचुअल फंड रूट से जाएं या डायरेक्ट जाएं, वो एक आपको रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए। वहां पर रिस्क तो होता है, काफी सारा उतार चढ़ाव होता है। हालांकि पिछले दिनों मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। सो ये एक थोड़ा सा आप बैलेंस आउट करें कि आपका जो ओवरऑल आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसको किस तरफ आप ले जाएंगे। सारा एक जगह मत आप लगाइएगा। कहते हैं ना इंग्लिश में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऑलराइट, अनिल आहूजा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं फोन पर। हेलो हेलो हेलो, अनिल आहूजा जी, लगता है हमारा इनसे संपर्क टूट गया। The Sensex and the Nifty today tumbled more than 2%. Both stocks melted down amid big losses in the equity markets worldwide. The Sensex closed near 55,800 and the Nifty settled near 16,600 level. The BSE Sensex witnessed a steep fall of 1,190 points or 2.09% to finish at 55,822. The NSE Nifty also plunged 401 points or 2.18% to end at 16,614. In the broader market at BSE, the mid-cap and the small-cap indices underperformed the Sensex as they fell more than 3%. The mid-cap declined 3.42% and the small-cap index fell 3.31%. In the Sensex pack, shares of 2 companies climbed while 28 fell. Hindustan Unilever climbed 1.7%, followed by Dr. Reddy's surged 0.9%. On the other hand, Tata Steel declined 5.2% and IndusInd Bank tumbled 4.2%. SBI ended 4% down and Bajaj Finance slipped 3.9%. In sectoral indices, all 19 sectors fell. Realty sector stocks were top loser as the index declined 4.7%, followed by oil and gas sector, which declined 3.8%, and realty plunged 3.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 746 companies gained, while 2,699 fell. Shares of 121 companies remained unchanged. जी, अनिल आहूजा से हमारा संपर्क फिर से कायम हो गया है। जी अनिल जी। हाँ, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। गुड इवनिंग MM टीम जी। ये जो मार्केट अभी गिर रही है, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और टू एग्जिट? प्लीज गिव सम सजेशन। $1 million question। जी। देखिए, मार्केट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, टू बी फ्रैंक। इसमें जो है, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट से काफी कुछ ये चलता है, और अगर उसमें कई बार फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी मार्केट विल परफॉर्म। दूसरे कई बार फंडामेंटल अच्छे नहीं भी होते हैं, मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरे क्या है कि हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इतना इंटरलिंक्ड है कि कहीं भी कुछ भी जरा सा कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव होता है तो उसका फायदा होता है, नेगेटिव होता है तो उसका नुकसान होता है। तो अभी इस स्टेज पे प्रेडिक्ट करना कि मार्केट में अभी एंटर करना कितना फायदेमंद होगा, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट और टू गिव ए करेक्ट आंसर और the right advice at this moment. ये मेरा अपना मानना है। We are now joined by Narendra Chhabra, who's calling us from Faridabad. जी नरेंद्र जी, सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। नमस्कार जी। जी मैम, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक सवाल यह है, मेरे अकाउंट में कुछ डीमेट अकाउंट में कुछ शेयर्स पड़े हैं और वो मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या उसके लिए मुझे टैक्स देना पड़ेगा? ये सवाल एक है। और दूसरा सवाल ये है मैम कि जो मेरा डीमेट अकाउंट था नरेंद्र कुमार के नाम से किसी एक फर्म के साथ में, और उसमें मेरा नाम छाबड़ा और ऐड करना था, तो जिसको कराने में मुझे बहुत मुश्किल, उसको KYC को कराने में बहुत दिक्कत हुआ। इसका रूल क्या है, थोड़ा प्लीज इस पे बता पाएंगे?
देखिए, नाम चेंज कराने का तो या तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो नया नाम आप या जो भी ऐड करा रहे हैं वो, या जो करेक्शन आपको कराना है, राइट थिंग इज दैट, वो आपके पास होने चाहिए। और अगर आप चेंज करा रहे हैं, उसका ये भी है कि आप उसको डिक्लेयर करें न्यूज़पेपर्स में, और उसका पुख्ता है कि वो गजेट हो, तब आपका लीगली सारी चीजें उसमें क्लियर होती हैं। एक तो ये फैक्टर है, और उसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है तो वहां फिर आपको जो केवाईसी के लिए आपको जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, सब में कॉमनलिटी होना चाहिए, तब ये आपका होगा। और जहां तक आपने कहा कि आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड शेयर। अगर वो गिफ्ट टैक्स के दायरे में आएगा एक सर्टेन वैल्यू के बाद, और अगर उससे नीचे है तो नहीं आएगा, डिपेंड ऑन। बलरामपुर से रिंकी तिवारी सवाल पूछना चाहती हैं। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। और आपके साथ एक सर थी, उन्हें भी मेरा नमस्ते। जी नमस्कार जी। जी बिल्कुल सर। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लें अगर जो भारतीय बैंक यानी रिजर्व बैंक है वो माना जाता है कि सिर्फ बैंकों के लिए काम करता है, दूसरा जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो निवेशक होते हैं उनके लिए कार्य करता है, तो क्या जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या आम जनता के लिए कार्य नहीं करता, सिर्फ निवेशों के लिए कार्य करता है, जो उद्योग करता है उनके लिए, या सिर्फ आम जनता के लिए भी क्रय विक्रय करता है? धन्यवाद। नहीं, देखिए, रिजर्व बैंक जो है वो रेगुलेटर है, और बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ये एक पुराना डेफिनेशन उस तरह से है। बट जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो रेगुलेट करने का काम है वो रिजर्व बैंक का है। जो भी मनी से रिलेटेड जो है चीजें हैं उसका काम है। सरकार के साथ उसका एक क्लोज एसोसिएशन होता है, मनी सप्लाई के लिए, प्राइसिंग के लिए, ग्रोथ को टारगेट करने के लिए, और जो भी फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो जो है वो सब उसको आरबीआई के रेगुलेटरी सिस्टम से होता है। तो इसलिए आप ये नहीं कि बाहर के बैंक्स के लिए तो, और सेंट्रल बैंक हम लोग बोलते हैं, हर देश का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो कि सरकार का भी बैंक होता है। सो ये प्लस नेट बैंक रेगुलेट्स ईच एंड एवरी बैंकिंग ऑपरेशन, वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। अब तो कोऑपरेटिव बैंक्स का भी उनके पास आ गया है। जी। हरीश जी दिल्ली से फोन लाइन पर है, लेकिन हरीश जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आपका सवाल लेते हैं। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत। हरीश दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार हरीश जी। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे कुछ शेयर्स थे जो अभी ट्रेड नहीं हो रहे हैं एक्सचेंज पे। जी। तो एक कुछ बताया था IPFA जो इनका कुछ मनी को रिकवर कराने में हेल्प करेगा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जी IEPF। हाँ। तो ये तो देखिए, उसमें आपके उनके जो नॉर्म्स है वहां पर आपको देखना पड़ेगा, एंड जो फॉर्मेलिटी है, ये जो उसमें आपको कंप्लेंट डालना है, जो ये एप्लीकेशन लगाना है, यू हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस अंडर दैट। जी। All right, we are now joined by Pranab, who's calling us all the way from Siliguri. Yes, Hello? Pranab. जी, सवाल पूछें। Good evening to everybody of Market Mantra. Good evening, जी। I'm Pranab K. Chaudhary from Siliguri. जी। See, regarding name change in the bank account, two things required. First, an ID, Aadhaar or election card or PAN card, anything in which correct name, that is a desired name, is printed. Number two, an affidavit by a magistrate. If both the things in original and photocopies produced to the bank, original of course will be returned, the name can be changed without much difficulty. And thereafter KYC should be submitted. Pranab ji, please ask your question. What is your question precisely? This is not my question. Just now somebody asked a question. जी। I think he was trying No, if you have to go to declare in a newspaper, so definitely you need a affidavit, because newspaper also ask an affidavit from you to declare any change in the name. जी। That is the first thing. Yes.
And now we are joined by Ratnakar. He's a regular listener of ours, calling us from Mumbai. हेलो जी रत्नाकर जी, सवाल पूछे। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि दिसंबर एंड तक ये मार्केट का जो सिचुएशन है नीचे जाना, ये चालू रहेगा क्या? और ऐसे समय में हमें रिटेल इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? उससे दूर रहना चाहिए कि बाइंग करना चाहिए? देखिए, अभी जो हम देख रहे हैं मार्केट में जो वॉलेटिलिटी और जो डिक्लाइन है, उसके पीछे एक तो बड़ी वजह है कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसको लेकर के चिंताएं बढ़ी हैं दुनिया भर में, क्योंकि बहुत सारे केसेस बढ़े हैं। खासतौर से यूरोप में बहुत बड़ी तेजी से केसेस बढ़े हैं एंड अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के केसेस बड़ी तादाद में सामने आए। हालांकि अभी इसको लेकर के तमाम सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है कि ये कितना फैटल है या नहीं है, बट ये एक फैक्ट है कि ये इसका कंटेंजियस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, वो तेजी से ये फैलता है। तो इसको लेकर के कुछ जगह लॉकडाउन शटडाउन की स्थिति आई है, और जाहिर सी बात है अगर लॉकडाउन शटडाउन होंगे तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। प्लस एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है दुनिया के बहुत ज्यादा जगहों पे, इंक्लूडिंग आवर कंट्री ऑल्सो। तो WPI हमारा 14% से ज्यादा गया है, और US वगैरह में भी, यूरोप में भी। अब ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके सामने एक चैलेंज है इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोकना, उसमें फिर मनी सप्लाई को टाइट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर टैपरिंग होगी, खासतौर से बड़ी इकोनॉमी जो US है या EU में जो है, तो इसके आपके पास मार्केट में इन्वेस्टेबल जो फ्लो है वो घटेगा और उसका इम्पैक्ट आएगा। मार्च तक उन्होंने कहा है कि हम कुछ स्टेप लेंगे एंड बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो पक्ष हैं दो, जो खासतौर से वो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, मेरा ही मानना है। साथ में ये भी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे हमारे यहाँ वो लगभग नॉर्मल है, प्री कोविड लेवल पर ज्यादातर चली गई हैं, इंडिकेटर्स वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक पक्ष है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज सामान्य है तो उसका फायदा कंपनीज को मिलेगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और डेफिनेटली देन इट विल आल्सो हैव रिलेशनशिप विद द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी प्राइसिंग। तो ये सारी चीजें हैं। बट दिसंबर एक ये भी होता है कि जो वेस्ट वर्ल्ड है उसमें छुट्टियों का टाइम होता है, और फंड मैनेजर्स और ये सब लोग थोड़ा उसमें निकलने लगते हैं, और ये एक सेलिंग प्रेशर आता है अराउंड दैट टाइम, फिर मार्केट्स बंद भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके आप अपना कोई कॉल लें। And December is festive time for the West, and here marriage time in the out here in our country. ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हरवीर सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं और ये जो अपना रूपी जो वीक होता है, तो सर इसका हमारे अर्थव्यवस्था पे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होता है, और इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने में इनका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है ये सब? बिल्कुल, देखिए बिकॉज हम लोग मोर देन हमारी जो 80% रिक्वायरमेंट है वो क्रूड की इंपोर्ट से पूरा करते हैं। अगर रुपी स्ट्रांग है तो हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, रुपी वीक है तो ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और उसका फिर जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी लागत के ऊपर असर पड़ता है, महंगा होने पे उनके दाम बढ़ते हैं। और ये हमारा जो इन्फ्लेशन है उस पे फ्यूल और एनर्जी प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है बहुत ज्यादा है। अभी भी जो ओवरऑल बास्केट है उसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है वो फ्यूल एंड एनर्जी का काफी ज्यादा आ रहा है। दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये काफी सेंसिटिव मसला है हमारे लिए। Right, we are now joined by Atanu Saha from Kolkata. Good evening to everybody. Good evening. From Kolkata. My question is, what is PPP model and how is it working inside India and US? And the third question, how we connect with Money Matter program, which broadcasting by in All India Radio every day except Saturday and Sunday on 3 p.m. Thank you. All right, your second question, let me answer first. Market Mantra comes to you every day at 6:30 from all 7 days a week in the evening.
And now. Money Matters. And Money Matters, of course, yes, 3 p.m. every day, all 7 days a week. And you were talking about PPP, Public-Private Partnership. Basically, देखिए, public-private partnership is a model of development and investment. So, in some cases when there are some projects, particularly infrastructure projects and some other also, where government basically facilitates something, policy, as well as some infrastructure support and some portion of investment also. Private sector also comes into the project with major investment and to execute the project. So it was basically we started through the Planning Commission was there earlier, and we started in a big way public-private partnership. But sometimes it gives good results. It's a mixed kind of result we received from PPP. So it is not everywhere and all the countries. It is very difficult to compare what kind of performance was outside. If we say that like our airports are public-private partnership, airport authority is also equity holder, the private company is also equity holder. They invested heavily, so but return is being shared. So and there were many road projects also, infrastructure projects, but some went very well, some did not yield good results also. All right, now let's go in for another break now. Please stay tuned. We'll be back soon. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाए। जी, मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत। अब रुपए के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 17 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 75 रुपए 91 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। We're now joined by Vikram calling us from Delhi. जी विक्रम, सवाल पूछें। So good evening, market मंत्र team. So my question is that I've been, invested in equity market, Indian equity market for last 8-9 years, and I have a decent portfolio at this point of time. So is it a right time to just exit 15-20% of sell foreign 15% of Indian portfolio and get into overseas market? Could be US market. Or second question is because pharma has been performed, has given a good return for last 3-4 years, almost doubled, tripled also. So is it the right time to exit from pharma and invest in big cap or multi cap? Thank you. Actually, it will depend when you entered into the market, what kind of stocks you have invested, and what is the return at this stage. Because market performed very well, but now market is in correction mode. So if you want to secure some return at this stage, and it is always advisable that retail investors should not make decision in panic. So if you are it looks like you are a long-term investor into the market, so you can partially make some decision regarding your overall portfolio. So that is my point. And in any mid cap or small cap, if you want to enter, it depends. You have to select company specific. It is not necessary that all the stocks moves with the particular segment of the market. So you have to do good research and take a call accordingly. और फार्मा सेक्टर के बारे में जो इनका सवाल था, pharma is like a evergreen sector because recently the kind of anxiety and the problem into the health sector, basically in general health happened. Many companies did very well because there are good earning for the companies. In that case, pharma always remain. But at the same time, even in pharma, you have to be invested in a good company. जी, मुंबई से चंद्रभान आहूजा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आहूजा जी, सवाल पूछिए।
हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। सेंसेक्स जो इतना गिरता है 61 तक पहुंचा था, इसकी वजह क्या? देखिए, हम लोग लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज भी हमने काफी बात की, पहले भी बात की, और एक कोई फैक्टर नहीं होता, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड दैट। बट अगर कुछ सडनली नेगेटिविटी ज्यादा आती है इकोनॉमी को लेकर के और ग्लोबल डेवलपमेंट्स में, तो वो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। फिर बियर आ जाते हैं मार्केट में, और हमारा मार्केट में बहुत बड़ा एक रोल एफआईज अदा करते हैं। अगर वो बड़ा कॉल लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर आता है। All right, now we have Jitendra online calling us from Jaipur. हाँ, हेलो जी। अभी क्या सर मार्केट में इंटर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस सेक्टर में? क्या पीएसयू सेक्टर सही है? ये देखिए, मार्केट में एंटर तो कभी भी किया जा सकता है, और नेचुरली अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट मोर देन 60,000 पे गया था, अभी काफी नीचे है उसके मुकाबले। तो अगर वैल्यूएशंस अच्छी लग रही हैं और जो स्टॉक्स अच्छे हैं जिनमें फ्यूचर में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं उन कंपनीज में जो और उन सेक्टर्स में जिनको आप सेलेक्ट करना चाहें, तो डेफिनेटली यू कैन एंटर। जी, और अब एशियाई शेयर बाजारों का रुख कर लेते हैं। यूरोप में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ने के कारण कड़े प्रतिबंध लगाए जाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। जापान का निकेई सूचकांक 2.1% टूट गया, हांगकांग का हैंगसेंग 1.9% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.8% की गिरावट दर्ज हुई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1.1% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1.2% की गिरावट रही। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो यहां भी कमजोरी का रुख था। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक दोनों में 1.1% की गिरावट रही, जबकि जर्मनी का डेक्स 1.8% नुकसान में रहा। Oil prices today suffered big losses of more than 3% amid investor worries over demand concern as spread of Omicron coronavirus variant put restrictions in many parts of the globe. In intraday trade, Brent crude was trading around $71.30 per barrel, while WTI crude prices were at $68.70 per barrel. Well, we have Girish calling us from Ahmedabad, but I think we'll take him next time. For the moment, we can take a look at the gold. जी, और सोने की अगर हम बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने में 210 रुपए की गिरावट रही और फरवरी अनुबंध के लिए सोने का भाव 48,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी भी 740 रुपए टूट गई और 61,395 रुपए प्रति किलोग्राम भाव रहा चांदी का मार्च सौदों के लिए। और न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज की बात करें तो सोना गिरावट के साथ $1,797.20 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। What would your comment be on gold? Precisely, briefly, very briefly. Actually, gold is always a very secure investment and basically asset for any security, but you have to take a call accordingly. All right. And before we close, friends, as a reminder of the headlines, domestic stocks plunge more than 2% amid meltdown in global markets. Sensex closes near 55,800. Nifty settles near 16,600. Rupee appreciates 17 paise against the US dollar, and crude oil prices fall more than 3% amid spread of Omicron coronavirus variant. Thank you, Harveer Singh ji, for coming to the studio and sharing your views with us. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.